everyone, welcome to Krishna Coaching Center, class 11th Geography, chapter 6, Geomorphic Processes. So यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के मेजरली एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में. So there are different climatic region on Earth. हम जानते हैं अर्थ पे बहुत सारे climatic regions हैं एंड जो अर्थ का सरफेस है वो भी बहुत अलग अलग तरीके से जो है वो वर्कआउट करता है. तो सब जगह पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का प्रोसेस हो. एक्सोजेनिक फोर्सेस हो सकता है कहीं पे अलग हो, कहीं पे अलग हो. जैसे जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे सनलाइट ज़्यादा पड़ती है तो उधर एक्सोजेनिक फोर्सेस अलग तरीके से वर्क करेंगे. वहीं अगर आप पोलार रीजन्स में चले जाओ वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है और वहाँ पे सनलाइट भी बहुत कम जाती है, तो सनलाइट का असर वहाँ पे हमें कम देखने को मिलेगा. So all the exogenic geomorphic processes are covered under a general term denudation. So सारे जो geomorphic exogenic processes होते हैं उनको हम basically क्या बोल देते हैं, denudation. Denude वर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ या अनकवर, हट जाना, अनकवर हो जाना. सो वेदरिंग, मास वेस्टिंग मूवमेंट, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब डेन्यूडेशन का पार्ट है. सो ये फ्लो चार्ट भी दे रखा है डेन्यूडेशन का 6.1 कि डेन्यूडेशन में वेदरिंग हो सकता है, मास मूवमेंट्स हो सकता है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. वेदरिंग का कारण ग्रेविटेशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, केमिकल एक्शंस हो सकते हैं. मास मूवमेंट का कारण ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है एंड इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन का कारण काइनेटिक एनर्जी हो सकता है. अब देखिए मास मूवमेंट का कारण क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है. अभी तक की रिसर्च हमें यही कह रही है, बट ये 100% ट्रू नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है बट इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इतने बड़े बड़े लैंड मासेस को वो मूव कर सके. बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट टू गो इन द फ्यूचर, तो अभी के लिए हमें इतना ही पढ़ना है. सो the processes and their respective driving forces, it will become clear from the chart. So as there are different climatic region on earth surface, जिसकी वजह से जो थर्मल ग्रेडियंट्स हैं जो क्रिएट किए जाते हैं बाय लैटिट्यूडनल, सीजनल, लैंड, उसकी वजह से सब जगह पर अलग अलग टाइप से आपको एक्सोजेनिक फोर्सेस का असर होता दिखाई देगा, एक जगह नहीं होगा. सो ये सब क्या बता रहे हैं हमें कि किस तरीके से एक्सोजेनिक फोर्सेस डिफरेंट एरियाज पे अपना डिफरेंट असर छोड़ते हैं. बस इसके अंदर फिर क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स. तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स को अगर हम बीइंग इक्वल रखें तो द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस दे डिपेंड अपॉन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक. तो क्लाइमेटिक फैक्टर के अलावा वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो किस पे डिपेंड आउट कर रही है, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स पे. So the term structure includes such aspect of rocks and folds, falls orientation, inclination of beds, presence and absence of joint, bedding plane, hardness, softness, इन सब पे मैटर करेगा क्योंकि रॉक्स जो हैं इन्हीं सारे बेसिस पे क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं. तो बेसिकली अगर आप डालो ना कि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का पार्ट कौन कौन है, तो एक तो सबसे बड़ा होता है ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, सेकंड पे आप मॉलिक्यूलर स्ट्रेस बोल सकते हो, थर्ड पे टेक्टोनिक फैक्टर्स एंड फोर्थ पे टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. ये पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ में सेम चीज़ दे रखी है कि इसके बारे में है क्या. अब देखिए वेदरिंग को अगर हम देखें तो वेदरिंग में क्या आता है, वेदरिंग इट इज़ एन एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटीरियल. तो ये क्या है कि किस तरीके से जो वेदर के एलिमेंट्स हैं, क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं, वो अर्थ के मटेरियल पर कैसा असर डालेंगे. तो जो भी वेदर या क्लाइमेट है वो मटेरियल पे जो भी जैसा भी असर डाल रहा है उसको वेदरिंग बोलते हैं. सो देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस विद इन वेदरिंग विच एक्ट आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर टू अफेक्ट द अर्थ मटीरियल इन ऑर्डर टू रिड्यूस देम टू फ्रेगमेंटल स्टेट. तो एक नहीं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस विद इन वेदरिंग जिससे इंडिविजुअली या फिर हो सकता है सारे फोर्सेस टुगेदर वो अर्थ के मटेरियल को अफेक्ट कर सकते हैं. तो इट इज़ डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. ये क्या है, एक तरीके से मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है एंड केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक थ्रू द एक्शन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. कि जहाँ पे जो भी चेंजेस अगर वेदर एंड क्लाइमेट की वजह से आ रहे हैं तो वो सब वेदरिंग है. बट as very little or no motion of material take place in weathering, it is an in situ और ऑन साइट प्रोसेस. अब देखिए
इन सितु या ऑन साइट प्रोसेस का मतलब क्या है कि वेदरिंग की वजह से ना कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे मौसम की मार पड़ी और वो पूरा एरिया भाग के दूसरे एरिया में आ गया। तो इसीलिए इस प्रोसेस को इन सितु बोलते हैं। इन सितु मतलब जो काम उसी जगह पे हो रहा होगा तो उसको इन सितु बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको कहीं और दूसरी साइट पर भेजने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शादी के लिए मेकअप करना है, ठीक, तो जो दुल्हन होगी वो कहाँ जाएगी, पार्लर जाएगी। तो पार्लर पे उसका मेकअप हो रहा है तो वो इन सितु नहीं है, अपनी जगह पे नहीं हो रहा है, वो कहीं और है। पर जो जैसे बेसिक छोटे मोटे घर वाले हैं या बाराती जो लोग हैं, वो इतना ज़रूरी नहीं कि पार्लर जाएं, वो घर पे भी तैयार हो सकते हैं। तो वो इन सितु है कि अपनी जगह पर जब वो काम हो रहा है, तो इन सितु को ऑन साइट बोलते हैं, कि अपनी जगह पे, ऑन साइट पे। So weathering processes are conditioned by many complex geological, climatic, topographic and vegetative factors. Climate is of particular importance. Not only weathering processes differ from climate to climate, but जो depth है of the weathering mental. So basically weathering से बहुत सारे changes हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसे जो explicit हैं, कुछ ऐसे जो explicit नहीं भी हैं। So ये कुछ example दे रखा है weathering का। So climate regimes and depth of weathering mantles. Then there are three major group of weathering processes. अब weathering process के तीन major group कौन कौन से? एक तो है chemical, नाम से ही पता चल रहा है जब केमिकल की वजह से कुछ ना कुछ हो रहा होगा। फिजिकल या मैकेनिकल, जिसमें आपको कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर है बायोलॉजिकल, तो केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। वेरी रेयरली डज एनी ऑफ दीज अबव हैव ऑपरेट कंप्लीटली बाय इटसेल्फ, बट क्वाइट ऑफन अ डोमिनेंस ऑफ वन प्रोसेस कैन बी सीन। सो अब इसके बारे में डिटेलिंग आती है, दैट इज केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। तो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होता क्या है? सो लाइक अ ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस, जैसे कि इसमें आएगी केमिस्ट्री के टर्म्स, सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब रॉक पे होता है। मतलब एक रॉक पे आप देखो, इतने भयानक भयानक शब्द गिर रहे हैं, तो रॉक में चेंज नहीं आएगा। आप सोचो कि शर्मा जी के घर के रॉक के पास कार्बोनेशन हुआ तो कुछ तो चेंज आया होगा, हाइड्रेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। तो इतने भयानक भयानक शब्द, भैया इसी डर में तो साइंस छोड़ी थी। साइंस तो लेकिन कहीं पीछे छोड़ेगी ही नहीं आपका। आप साइंस को छोड़ सकते हो, साइंस आपको नहीं छोड़ सकती। सो इससे क्या होगा, रॉक्स डिकम्पोज हो जाएंगी, डिजॉल्व हो जाएंगी या रिड्यूस हो जाती है टू अ फाइन प्लास्टिक स्टेट थ्रू केमिकल रिएक्शंस बाय ऑक्सीजन, सरफेस एंड और सॉइल, वाटर एंड अदर एसिड। वाटर एंड एयर जो है, जैसे ऑक्सीजन एंड CO2, अलॉन्ग विथ हीट, दे मस्ट बी प्रेजेंट टू स्पीड अप ऑल केमिकल रिएक्शन। एंड ओवर एंड अबव जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एयर में प्रेजेंट है, या डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, they increase the quantity of carbon dioxide underground, and these chemical reactions on various minerals are much similar to the chemical reaction in a laboratory. So ये जो आप लैब में रिएक्शन करते हो ना इन सारी चीज़ों को लेकर के, वो अलग है, लेकिन रियल लाइफ में जब वो रिएक्शन होता है ना, तो कुछ अलग ही बेहतरीन तरीके का काम करता है। तो इसके अंदर आएगा सोल्यूशन आ गया, कार्बोनेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो गया, जिसके बारे में हम डिटेलिंग कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।